गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज अब हम इंड-एस के बारे में आपका क्विक रिवीजन कराते हैं। जैसा कि आपको बताया कि इंड-एस है क्या। इंड-एस इज देसी वर्जन ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स शुरू हुए बनने इंटरनेशनल अकाउंटिंग कमेटी द्वारा लंदन में। इधर हमारे हिंदुस्तान में बनते रहे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनली बनते रहे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसकी जो बनाए एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी ने, और उस कमेटी का भी पार्ट था इंडियन गवर्नमेंट। ये सब हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया। साथ ही आपको बताया कि ये हुआ क्या, कैसे बने। सन 2000 तक ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी के नाम से थे, जिसका इंडिया भी एक हिस्सा था। बाद में ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग बोर्ड हो गया, और बोर्ड होने के बाद में जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने वो नए नाम से बने, जिनको हम इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड कहते हैं। 15 सालों में 2015 तक 15 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS के रूप में बने। तो 2000 से 2016 तक आप समझ लीजिए IFRS 1, IFRS 2, IFRS 3, इस तरह करके IFRS 15 बने। 2000 से पहले जो स्टैंडर्ड्स बने थे उनका नाम था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। IAS 1 से लेके IAS 41 बने। उस IAS 41 के अंदर काफी पुराने स्टैंडर्ड्स या तो नॉन एप्लीकेबल हो गए या अमेंड हो गए। तो कुल मिला के टोटल आज की डेट में उन 41 में से केवल 24 स्टैंडर्ड्स आज की डेट में इन फोर्स है, और उन फोर्स को मैं 24 यानी 24 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और 15 IFRS, ये कुल मिला के 39 स्टैंडर्ड्स हैं जो कि मैंडेटरी किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, जो 1/4/2016 से 1 अप्रैल 2016 से मैंडेटरी हो गए फॉर सर्टेन कंपनीज। लेकिन इंडिया के अंदर ये जो एप्लीकेबल हुए वो कैसे हुए, रीनेम, जिसको हम इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं, देसी वर्जन ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और देसी वर्जन ऑफ IFRS, जिसको हमने नाम दिया है इंड-एस। तो कुल मिला के हमने आपको बताया इंड-एस इंडिया में एप्लीकेबल हुए हैं। इसको हमने आपको बताया था 4 सीरीज में बांट के। इंड-एस 1, इंड-एस 2, इंड-एस 7, इंड-एस 8, ओके, और इंड-एस 10, इंड-एस 12, इंड-एस 14, 17, 19 and 20, फिर 31, 32, 33, 34, और लास्ट में हमने बताया आपको 36, 37, 38, 37, ओके। इस तरह से हमने आपको पूरी सीरीज बताई थी, और उसके बाद में आपको बताए थे 39, 41, और बताए थे क्या 39, 40, 41। ये सारे स्टैंडर्ड्स इंड-एस के रूप में नोटिफाई हुए। उसके अलावा नोटिफाई हुए इंड-एस
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 1110, 111, 112, 113, 114, 115। तो ये जो है, जहां 101 का मतलब है ये IFRS 1 था, जिसको हमने नया नाम दिया IFRS 101। ये IFRS 2 था, जिसको नाम दिया IFRS 102, और IFRS 3 को नाम दिया IndAS 3। लाइक बाय IFRS 15 को नाम दिया IndAS 115। ये हमने आपको क्विक रिकैपिचुलेट कराया लास्ट लेक्चर का, जिसमें हमने डिटेल में बताया किस तरह देसी वर्जन ऑफ IndAS के रूप में इंडिया में आए। अब हम इसका रोड मैप बताते हैं कि ये जो है कौन कौन सी कंपनियों पर फाइनेंशियल ईयर 2016-17 के लिए, किन कंपनियों पर 2017-18 के लिए, और किन कंपनियों पर 2018-19 के लिए ये IndAS एप्लीकेबल हो जाएंगे, IndAS मैंडेटरी हो जाएंगे। मैंडेटरी आप कह सकते हैं कि रोड मैप ऑफ IndAS। कब कब कौन से IndAS एप्लीकेबल हो जाएंगे? तो 2016-17 से कंपनीज चाहे लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, और अनलिस्टेड, तो कुल मिला के अभी जो है लिस्टेड और अनलिस्टेड क्राइटेरिया इस साल के लिए हमें नहीं देखना है। हमारे लिए केवल क्राइटेरिया है नेट वर्थ इक्वल टू और ग्रेटर देन 500 CR। तो जो भी कंपनी, जिस भी कंपनी की नेट वर्थ, हाँ जी, किसी भी कंपनी की नेट वर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, चाहे वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड, उस कंपनी पर एप्लीकेबल हो जाएंगे IndAS। IndAS किसको एप्लीकेबल हो रहे हैं? जो भी कंपनी जिसकी नेट वर्थ आप जानते हैं, नेट वर्थ क्या होती है? इक्विटी प्लस रिजर्व और सारी असेट्स माइनस लायबिलिटीज, दोनों तरह से हम नेट वर्थ कैलकुलेट करते हैं। तो जिसकी भी नेट वर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, उन सभी पर ये एप्लीकेबल हो जाएंगे, वो कंपनी चाहे लिस्टेड हो या अनलिस्टेड। ऐसा कहा गया MCA की नोटिफिकेशन, जो कि आया था 16 फरवरी 2015 को। तो इसका मतलब 1 फरवरी 2016 से ये स्टैंडर्ड्स उन कंपनियों पर, जिन कंपनियों की नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, एप्लीकेबल हो चुके हैं, चाहे वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड। 2017-18 से क्या होगा? 2017-18 से एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज विच आर लिस्टेड। जो भी लिस्टेड कंपनी है, यानी जिनका मार्केट में पब्लिक इशू आया हुआ है, उन सभी कंपनियों पे, चाहे उनकी नेटवर्थ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नेटवर्थ, चाहे नेटवर्क 0 हो या नेटवर्क माइनस में हो, या नेटवर्क 500 करोड़ हो और नेटवर्क 1000 करोड़ हो, ऑल कंपनीज, ऑल लिस्टेड कंपनीज पर 2017 से ये स्टैंडर्ड IndAS मैंडेटरी हो जाएंगे। ओके। और जो अनलिस्टेड कंपनी है, उनकी यदि ग्रेटर देन और इक्वल टू 2050 करोड़ नेटवर्थ है, उन पर ये 2017-18 से एप्लीकेबल, अनलिस्टेड कंपनियों पे 250 करोड़ में हो जाएंगी। ठीक है।
2018 से जब जब भी किसी भी कंपनी की 250 करोड़ से ऊपर पहुंच जाएगी उसी समय ये एप्लीकेबल हो जाएंगे। हालांकि बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह अभी रोड मैप उन्होंने भी दे दिया है कि हम 2018-19 से हो जाएंगे, लेकिन अभी वो फिक्स नहीं है क्योंकि उनके अंदर आरबीआई का बैंकिंग कंपनीज में और आईआरडीए का इंश्योरेंस कंपनी में कुछ इशू चल रहे हैं, लेकिन लेटर ऑन बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनीज पर भी ये इंड एस एप्लीकेबल हो जाएंगी। हालांकि एनी कंपनी हु वांट्स टू अडॉप्ट वॉलंटरी, आप कोई भी कंपनी आज से ही इंड एस एप्लीकेबल कर सकती है। ये मैंडेटरी है इन कंपनियों को, लेकिन अदर कंपनीज which are not mandatory to comply with AS इंड एस वो कर सकती है आज ही से। तो कुल मिला के हमें क्या है, जो कंपनी 500 करोड़ से ऊपर नेटवर्क है, लिस्टेड है या अनलिस्टेड, उसको करना है करना है करना है। जो कंपनी लिस्टेड है उसको इस साल बच गए, लेकिन अगली साल तो चाहे उसकी नेटवर्क 0 हो या ज्यादा हो, उसको हर हालत में इंड एस एप्लीकेबल होगा। और उसके बाद वाले जो जो कंपनी 250 करोड़ से ऊपर होती जाएगी उन सबको इंड एस एप्लीकेबल हो जाएगा। इन सब कंपनी के अलावा इन कंपनियों की होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट, एक कंपनी है उसकी होल्डिंग कंपनी की कैपिटल कम है, तो जब सब्सिडरी पे इंड एस एप्लीकेबल होगा तो होल्डिंग पे भी हो जाएगा। इसी तरह एक होल्डिंग कंपनी की जितनी भी सब्सिडरी हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नेटवर्थ उन पे सब पे हो जाएगा। इसी तरह उनकी जो एसोसिएट्स कंपनी है या जॉइंट वेंचर कंपनी है, इन सब पर भी इंड एस एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ग्रुप में होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट और एसोसिएट किसी एक कंपनी पर भी इंड एस एप्लीकेबल होता है, तो सारी कंपनियों पे इंड एस एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है सर, ये बताइए कि कोई इन्होंने डेफिनेशन भी दी है कि भाई ये जो नेट वर्थ है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम तो जी अकाउंटिंग में तरह तरह से नेट वर्थ कैलकुलेट करते हैं, तो कुछ कंपनियां बच नहीं जाएंगी। आपका सवाल एकदम वाजिब सवाल है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा कि भाई ये नेट वर्थ को कैलकुलेट करने का क्या तरीका होगा। अब नेट वर्थ को ये तो हमको पता है भाई, नेट वर्थ को हम कैसे करेंगे, जितनी भी इक्विटी कैपिटल है प्लस रिजर्व्स है प्लस प्रीमियम माइनस एक्युमुलेटेड लॉसेज, ये हमारा तरीका है कैपिटल ठीक है। लेकिन इसमें बट विल नॉट इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, बट विल नॉट इंक्लूड नंबर 1 रिजर्व्स ऑन रिवैल्यूएशन, रिजर्व्स ऑन रिवैल्यूएशन, जो भी रिवैल्यूएशन का रिजर्व होगा या राइट बैक ऑफ डेप्रिसिएशन होगा या अमलगामेशन
ये सारी चीजें इसके अंदर यानी कुल मिला के इक्विटी कैपिटल होगा, रिजर्व होगा, प्रीमियम होगा, एक्यूमुलेटेड लॉस होगा। लेकिन रिजर्व ऑन रिवैल्यूएशन विल नॉट बी इंक्लूडेड, राइट बैक ऑफ द डेप्रिसिएशन और अमलगामेशन पे जो रिजर्व क्रिएट किया that will not be included। ओके, यानी इस तरह का रिजर्व जो इक्विटी, कोई भी रिजर्व जो कि रिवैल्यूएशन पे क्रिएट किया गया है या डेप्रिसिएशन को राइट बैक करके किया गया है या अमलगामेशन का जो भी रिजर्व है, ये जो सारे रिजर्व इसके नेट वर्थ के कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं किए जाएंगे। बात समझ में आती है? अब ये जो रिजर्व है, यानी कुल मिला के हम यदि समझें, जो कंपनीज एक्ट की जो डेफिनेशन है नेट वर्थ की, जो कंपनी एक्ट के सेक्शन, कंपनीज एक्ट का 2013 के किस सेक्शन में दी हुई है? हाँ जी, कोई बताएगा? ये जो नेट वर्थ है वो कौन से सेक्शन में दी हुई है? हाँ जी बताइए। हाँ बताइए आयुषी। हाँ, वेरी गुड, इट इज इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 57 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 में जो नेटवर्थ कैलकुलेट की गई है वो हमने आपको बताया कि उसके अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन विल नॉट बी, राइट बैक ऑफ द डेप्रिसिएशन एंड रिवैल्यूएशन रिजर्व और अमलगामेशन रिजर्व विल नॉट बी इंक्लूडेड। अब ये जो है, चाहे कंसोलिडेटेड हो और स्टैंड अलोन, दोनों तरह के बैलेंस शीट पे लागू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे लागू होगा। ओके, कंसोलिडेटेड एंड स्टैंड अलोन दोनों तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है। अब जो बाहर की कंपनी है, मान लो इंडियन कंपनी है और उनकी ओवरसीज इंडियन कंपनी है, मान लो टाटा कंपनी है इंडिया की, और इसकी ओवरसीज कंपनी है टाटा जगुआर, मान लो ओवरसीज कंपनी है, ओवरसीज सब्सिडरी है, ओवरसीज एसोसिएट्स है, ओवरसीज जॉइंट वेंचर है। ठीक है, यहाँ की जो कंपनी है उसने कोई कंपनी इंडिया से बाहर जॉइंट वेंचर में शुरू की गई। अब उन कंपनी तो वहां के हिसाब से बनाएंगी ना, सिंगापुर के अंदर कंपनी है तो सिंगापुर के लॉ से बनाएंगी, वहां के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेगी। लेकिन अगर इस तरह की कंपनी है इंडियन कंपनी और उनकी जो सब्सिडियरी है वो जो इंड एस को फॉलो नहीं करती है, लेकिन जब इनकी टाटा के अंदर कंसोलिडेटेड की जाएगी तो इंडियन पेरेंट की कंसोलिडेशन के लिए कंसोलिडेशन पर्पजेज वो आपको क्या करना पड़ेगा,
वो दोबारा से इंड एस के हिसाब से एडजस्टेड बैलेंस शीट आपको, एडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होंगे। जो भी इंडियन कंपनी है उसकी जो बाहर की सब्सिडरी है वो अपने हिसाब से बनाए, मॉरिशस में मॉरिशस के हिसाब से बनाए, सिंगापुर में सिंगापुर के हिसाब से बनाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब वो बैलेंस शीट हमारे पेरेंट कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर मर्ज होगी और जब कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाए जाएंगे, उस केस में वो वाली जो बैलेंस शीट है उसका क्या होगा, दैट हैज टू बी कंसोलिडेटेड इंडिया के हिसाब से। ठीक है, हमारे राजीव गांधी ने शादी कर ली इटालियन गर्ल से, सोनिया गांधी से, तो हमने एडजस्ट किया सोनिया गांधी, कोई बात नहीं, फॉरेनर बिल। लेकिन यहां पर एडजस्ट करने में क्या हुआ, स्कर्ट और टॉप की जगह क्या होगा, साड़ी में आ गई सोनिया गांधी। एडजस्ट किया हमने, उन्होंने भी एडजस्ट किया। इसी तरह जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो इंड एस की जगह दूसरे स्टैंडर्ड से बने हैं, उसको यहाँ एडजस्ट करके इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाने होंगे। ओके, अब आपको बताएं कि हमारे यहाँ अभी तक ये जो रोड मैप तैयार किया है इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स ने, ये इस बारे में साइलेंट है कि भाई बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, नॉन फाइनेंस कंपनी, नॉन फाइनेंस बैंकिंग कंपनी, इनका क्या होगा। रूल्स आर साइलेंट अबाउट द बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी एंड नॉन फाइनेंस बैंकिंग कंपनी, इनके बारे में रूल साइलेंट। अब क्या करो, तो भाई रूल साइलेंट है, तो हमने कहा अभी बैंकिंग इंश्योरेंस के बारे में रोड मैप तैयार नहीं हुआ। लेकिन सपोज नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी है रिलायंस की, रिलायंस ग्रुप की, रिलायंस फाइनेंस, रिलायंस मनी है, या किसी भी टाटा ग्रुप की, टाटा ग्रुप की टाटा फाइनेंस है, तो इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस इन माय ओपिनियन, और आप समझिए एज पर द इंटरप्रिटेशन, क्योंकि जो सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर किसी ऐसी कंपनी की, इवन बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी और नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी भी अगर किसी ऐसे ग्रुप की, ऐसी कंपनी की सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, होल्डिंग और सब्सिडरी हैं जिन पर इंड एस एप्लीकेबल होते हैं, इन दैट केस इंश्योरेंस, बैंकिंग, उन सब पर भी इंड एस एप्लीकेबल हो जाएंगे। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, अब आता है कई जगह दिक्कत क्या आती है कि हमारे यहाँ कंपनी लॉ या कोई लॉ अलग कहता है और इंड एस कुछ और कहते हैं। इफ देयर इज ए conflict between, यस बॉस पिक्चर देखी आपने, यस बॉस, तो पिक्चर आपने देखी यस बॉस, यस बॉस,
तो बॉस इज ऑलवेज राइट। तो दो चीजें होगी, एक तो इंडियन लॉ और एक हो गया इंडियस। इंडियस एक सिस्टम है, एक प्रोसीजर्स है, और इंडियस हमारे को एप्लीकेबल है। लेकिन बॉस कौन है? इंडियस भी एप्लीकेबल किस लिए? लॉ की वजह से। बॉस इज इंडियन लॉ, इंडियन लॉ इज बॉस। तो बॉस, इफ देयर इज एनी कंफ्लिक्ट, देयर इज ए कंफ्लिक्ट, चलेगी किसकी? बॉस इज ऑलवेज राइट। तो यदि इंडियस और लॉ के प्रोसीजर में कोई डिफरेंस आता है तो इंडियस नहीं चलेगा। इन दैट केस फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन के लिए इंडियन लॉ विल प्रिवेल। कहीं भी यदि लॉ और इंडियस में आपस में कहीं डिस्प्यूट आता है, कंफ्लिक्ट आता है, इन दैट केस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स will be prepared financial statement will be prepared as per Indian law। ओके, तो कुल मिला के हम क्या समझे? अभी तक क्या समझे? अभी तक ये समझे कि 39, जिनमें से 39 में से 25, 39 में से 25 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, वो 2000 से पहले आए थे, वो एप्लीकेबल हो गए। और जो IFRS आए थे 1 से 15 तक, वो एप्लीकेबल हो गए। उनका नाम दे दिया हमने इंडियस। IAS 41 का नाम दे दिया इंडियस, 1 से लेके इंडियस 41 तक। लेकिन उसमें से इंडियस में तो केवल 24 एप्लीकेबल रह गए थे इंटरनेशनल, तो इसलिए इंडियस केवल 24 रह गए। इंडियस 1, इंडियस 2, इंडियस 7, इंडियस 8, लाइकवाइज 24। और IFRS का जो नाम दिया उसमें हमने 100 लगा दिया। IFRS 1 हो गया इंडियस 101, IFRS 2 हो गया इंडियस 102। इस तरह 15 IAS की जगह 15 IFRS की जगह इंड 101 से लेके इंड 115 हो गए। ठीक है, ये एप्लीकेबल हो गए कब? जब फरवरी 2015 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इनको नोटिफाई कर दिया फॉर द पर्पज ऑफ एप्लीकेबिलिटी फॉर बिग कंपनी। ये नोटिफाई किया है फॉर द पर्पज ऑफ द एप्लीकेबिलिटी। हालांकि CA फाइनल के एग्जाम में अभी इन्होंने केवल तीन इंडियस, यानी एक इंडियस 32, यानी जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 था, और IFRS 7 और 9 जो हो गए इंडियस 107, इंडियस 109। तो इंडियस 32, इंडियस 107 एंड इंडियस 109 जो तीनों फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में, जो हम शेयर खरीदते हैं, डिवेंचर खरीदते हैं, बॉन्ड खरीदते हैं, शेयरबाजी में सट्टेबाजी करते हैं, डेरिवेटिव खरीदते हैं, ऑप्शंस खरीदते हैं, फ्यूचर्स खरीदते हैं, उन सब के बारे में केवल वही CA फाइनल के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। बाकी फॉर द पर्पज ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड ये सारे 39 के 39 एप्लीकेबल हो चुके हैं बड़ी कंपनियों के लिए 1 अप्रैल 2016 से। और अगर क्योंकि प्रीवियस ईयर की फिगरें भी रिकॉन्स्टिट्यूट करनी है, तो इस हिसाब से 1 अप्रैल 2015 से ये एप्लीकेबल हो चुके हैं। तो कुल मिला के इनको एप्लीकेबल हुए इस एंगल से देखा जाए तो 2 साल हो चुके हैं, यानी पिछले 2 सालों के अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडियस की एप्लीकेबिलिटी हो चुकी है। हालांकि प्राइस वाटर हाउस की रिपोर्ट है कि अभी तक केवल 40% और लेस देन 40%, 39% कंपनियों ने पूरी तैयारी की है इंडियस के बारे में। लेकिन
करना सबको पड़ेगा, लॉ फोर्सफुली करना पड़े या वॉलंटरी करना पड़े, लॉ तो फॉलो करना ही होगा। ओके, इसका पर्पज क्या है इंडियस का? अब ये तो हमने समझा इंडियस था कैसे नंबरी, व्हाट वर द इंडियस, व्हाट आर द इंडियस, क्या उसकी नंबरिंग थी। इसका पर्पज क्या है? पर्पज इसका क्या है ये आप बता दो। इनको हम क्या कहते हैं? जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, ये जो जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, बैलेंस शीट, पी एंड एल, कैश फ्लो विद एनेक्सर्स, ठीक है। इसमें होता है क्या? जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, पी एंड एल, कैश फ्लो एंड अदर इंफॉर्मेशंस which are relevant for understanding. Okay, जिससे कि ये सारी इंफॉर्मेशन आर यूजफुल फॉर रेंज ऑफ यूजर्स, काफी यूजर्स के लिए, जो कि शेयर होल्डर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, एम्प्लॉय और जनरल पब्लिक के लिए यूजफुल हो। ओके, तो ये हमने अभी तक आपको बताया। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको और बताएंगे कि बेसिकली इंडियस की नंबरिंग तो आपको बता दी कि इनके नाम क्या हैं, और इनका ओवरव्यू देंगे, क्योंकि हमको ओवरव्यू चाहिए सारे स्टैंडर्ड्स का। सारे स्टैंडर्ड्स कहते क्या हैं, क्या करते हैं, इनको जानना जरूरी है। हालांकि सीए फाइनल एग्जाम में केवल 3 स्टैंडर्ड ही आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ अभी तक एप्लीकेबल हुए हैं, लेकिन हमें समझना क्या, सारे स्टैंडर्ड्स को जानना है। कहीं ना कहीं अपनी प्रैक्टिस में, अपने ऑफिस में जहाँ आप काम कर रहे हैं, आपको सारे स्टैंडर्ड्स के बारे में जानकारी चाहिएगी। ठीक है, तो ये इन जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। केवल हम एक बात करके इस लेक्चर को खत्म करते हैं कि इंडिया ने एडॉप्ट करने की जगह एडॉप्ट नहीं किए, एडॉप्ट करने की जगह कन्वर्ज किया है विद IFRS। एडॉप्ट होता है यूं का क्यों, कन्वर्ज का मतलब है अपने आप, ठीक है, अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करना। तो उस तरह हमने यूं कहते हो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को नहीं माना है, उनको कुछ चेंज किया है, अपने हिसाब से मुताबिक ढाला है, जिसको हम कहते हैं कन्वर्ज। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस हियरिंग।